प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही एक रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दृष्टिकोण, राज्य के बारे में, समाज के बारे में, कानून के बारे में, संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, भारत की आज़ादी के बारे में, महिलाओं के बारे में, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या दर्शन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या राजनीतिक चिंतन है, तो इस एक रोचक विषय पर डिस्कस करेंगे। आइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दृष्टिकोण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत में एक महान राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर लोहिया को हम प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली इत्यादि की तरह एक विशुद्ध राजनीतिक चिंतक तो नहीं मान सकते, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोणों पर, राजनीतिक चिंतन पर उनकी गहरी पकड़ थी। उनके राजनीतिक विचार पश्चिमी विचारकों के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञों से प्रभावित थे। डॉक्टर लोहिया ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। उनके राजनीतिक विचारों को, उनके राजनीतिक चिंतन को, उनके राजनीतिक दर्शन को हम उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनके भाषणों में देख सकते हैं। डॉक्टर लोहिया एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। 1934 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर एक नए दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। उनका विचार था कि कांग्रेस पार्टी समाजवाद के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती, जबकि डॉक्टर लोहिया का पूरा दार्शनिक पृष्ठभूमि समाजवाद पर आधारित थी। विदेशों में अध्ययन के दौरान वो पहले मार्क्सवाद से, उसके बाद समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में रह करके वो भारत में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक नए दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। 1939 से लेकर के 1947 तक उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। देश के बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा जेलों में डाला गया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी देश की आज़ादी के लिए, भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त करने के लिए हमेशा राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है वो अपनाया। डॉक्टर लोहिया ने भूमिगत होकर के स्वतंत्रता के लिए युवाओं को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमेशा जागृत करने का प्रयास किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उनकी सक्रियता देशभक्ति का एक ठोस प्रमाण है। यानी भारत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक के तौर पर जाना जाता है। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह करके उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। उनके बाद उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और देश में समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व के भी धनी थे। उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है। हिंदू होते हुए भी उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रति किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण कभी प्रस्तुत नहीं किया।
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। बहुत सारे नेताओं ने भी धार्मिक टिप्पणियां करके इन दंगों को और ज़्यादा भड़काने का कार्य किया, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी किसी संप्रदाय विशेष को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को परस्पर शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने माना कि देश की समस्याओं का समाधान सांप्रदायिकता में नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्षता में है। देश के दो बड़े समुदाय जब तक बैठ करके मिलजुल कर अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं करते हैं तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर लोहिया को भारत में एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में नव समाजवाद का विचार प्रस्तुत किया। उनका समाजवाद अन्य समाजवादी चिंतकों से हटकर के था। जयप्रकाश नारायण की तरह उन्होंने भी पूरे विश्व में 7 प्रकार की क्रांतियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में नव समाजवाद तभी आ सकता है जब स्त्री और पुरुष के बीच में पूरी तरह से समानता हो, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो। रंग व नस्ल के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक व आध्यात्मिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना, परंपरागत आधार पर पिछड़े एवं ऊंच समूह तथा जातियों की असमानता के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना, विदेशी दासता के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना, निजी पूंजी के विरुद्ध समानता एवं योजनाबद्ध उत्पादन हेतु प्रयास करना, ये भी एक समाजवाद का माध्यम है। निजी जीवन और लोकतांत्रिक विधि की अन्यायपूर्ण स्थिति के विरुद्ध कार्य करना, सत्याग्रह के लिए एवं हथियारों के विरुद्ध संघर्ष जारी करना। तो राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश की तरह इन परिवर्तनों के लिए आम जनता का आह्वान किया और माना कि इन परिवर्तनों के द्वारा, बदलाव के द्वारा देश में नव समाजवाद आ सकता है। डॉक्टर लोहिया को भारत में एक कुशल विदेश नीति विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। डॉक्टर लोहिया ने तत्कालीन समय की भारतीय विदेश नीति की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि भारत को अपनी परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री नेहरू ने गलत विदेश नीति के कारण कश्मीर समस्या को उत्पन्न किया। उनका विचार था कि पंडित नेहरू की अनुचित विदेश नीति के कारण दोनों महाशक्तियां अमेरिका व सोवियत संघ दोनों से अलग होकर के भारत ने जो निर्गुणता की नीति अपनाई वो सही नहीं थी। उनका मानना था कि भारत को किसी एक गुट में शामिल होना चाहिए, चाहे वो अमेरिकन गुट हो या रशियन गुट हो। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी संस्थाओं को मजबूत किया जाना जरूरी है और जब तक संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न संस्थाएं मजबूत नहीं होगी तब तक पूरी दुनिया में सहयोग व सद्भाव विकसित नहीं हो सकता। तो डॉक्टर लोहिया ने भारत की नॉन अलाइनमेंट की जो विदेश नीति है उसकी आलोचना की है और जिस समय देश की हालत बहुत ही नाजुक थी, आर्थिक संकट से जूझ रहा था देश, उस समय लोहिया मानते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो किसी एक गुट में शामिल होते हुए उस नीति का निर्माण किया जाना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में गांधीवाद व मार्क्सवाद का मिश्रण किया है। डॉक्टर लोहिया का कहना है
कि भारत में समाजवाद की स्थापना भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही होनी चाहिए। भारत में समाजवाद लाने के लिए हम साम्यवाद की तरह जबरन भारत पर नहीं थोप सकते। भारत में समाजवाद संवैधानिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी और मार्क्स से सीखने के लिए अमूल्य खजाने भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि गांधी और मार्क्स के विचारों को अपनाकर समाजवादी आंदोलन को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाजवाद को स्वयं गांधीवाद व मार्क्सवाद कहने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें गांधी या मार्क्सवाद विरोधी कहा जा सकता। ऐसा करना चिंतन को भुलाकर सुंदर शब्दों को अपनाना है। उनका मानना था कि श्रेणियों का जाति रूप से और जाति का वर्ग रूप में बदल बदल कर सामने आना मानवता के सामने प्रगति विरोधी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि गांधीवाद और मार्क्सवाद का उचित मिश्रण किया जाए, तभी भारत में समाजवाद आ सकता है। डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में चौखंबा राज्य का सिद्धांत दिया, 4 पिलर स्टेट के उदाहरण दी। उन्होंने कहा कि चौखंबा राज्य से भारत का समग्र विकास होगा। चौखंबा राज्य कंसेप्ट में उन्होंने कहा कि प्रथम स्तर इसका गांव है, दूसरा मंडल है, तीसरा प्रांत है, चौथा केंद्र है। और ये चौखंबा राज्य कार्यात्मक आधार पर होगा। इसमें गांव, शहर, जिला पंचायतों के निर्माण एवं कल्याणकारी कार्य का प्रभार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौखंबा राज्य में सरकार व योजना का खर्च का 1/4 भाग गांव, जिला व शहरी पंचायतों के द्वारा खर्च किया जाएगा। चौखंबा राज्य की पुलिस सेवा को गांव, शहर व जिला पंचायतों के अधीन किया जाएगा। इसमें जिलाधीश के पद को समाप्त किया जाएगा और उसके समस्त कार्यों को जिले की विभिन्न इकाइयों में बांटा जाएगा। चौखंबा राज्य में कृषि, उद्योग व अन्य संपत्ति जो राष्ट्रीय है को गांव, शहर व जिला पंचायतों द्वारा प्रशासित किया जाएगा। आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होगा। अधिकतम छोटी मशीनों का उपयोग करने पर बल दिया गया। यानी एक प्रकार से चौखंबा राज्य में जहां गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र को 4 पिलर माना है डॉक्टर लोहिया ने, उसमें गांव और मंडल को जो है प्रमुखता दी है कि देश की अधिकांश जो विकास योजनाएं हैं वो गांव और मंडल स्तर की जो पंचायतें हैं, शहरी पंचायतें हैं, ग्रामीण पंचायतें हैं, उनके द्वारा प्रशासित किया जाएगा। तो एक प्रकार से चौखंबा राज्य में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सत्ता का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी राजनीतिक दर्शन में इतिहास चक्र का सिद्धांत दिया है। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर लोहिया ने अपने पूर्ववर्ती राजनीतिक चिंतकों जैसे मार्क्स, हीगल, मैकियावेली के इतिहास की व्याख्या को गलत माना है। लोहिया की इतिहास चक्र की धारणा अरस्तु के चक्र सिद्धांत से मिलती है। उनका विचार है कि इतिहास में लोगों और सभ्यताओं का उत्थान व पतन होता रहता है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, फरो साम्राज्य का पतन, गुप्त राज्य का उदय, रोमन साम्राज्य का पतन, इसी तरह इतिहास के चक्कर में उदय व परिवर्तन चलता रहता है। डॉक्टर लोहिया का मानना है कि विश्व इतिहास उदय व पतन के चक्र से भरा हुआ। आज जो देश विकसित हैं वे कभी पिछड़े हुए थे, आज जो देश पिछड़े हुए वे कभी समृद्ध हुआ करते थे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास चक्र का सिद्धांत दिया है, उसमें पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन किया है और देखा है कि आज जो देश विकसित हैं, जो अवस्थाएं विकसित है, कल तक वो पिछड़ी हुई थी, आज जो पिछड़ी हैं आने वाले टाइम में
वो विकसित रूप में होंगी। यानी विकास का और पतन का जो चक्कर है वो हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो अपने राजनीतिक दर्शन में उदय और पतन के चक्कर का विस्तार पूर्वक अपनी रचना में उन्होंने वर्णन किया है। डॉक्टर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने व संगठित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्वतंत्रता का अवरोधक है, विशेष करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक है, इसलिए राज्य के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। राज्य के पास अगर असीमित शक्तियां होगी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेंगे। उनको कहना था कि राज्य के पास कम से कम कार्य होने चाहिए और जो कार्य हैं वो कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करना कहीं पर भी उचित नहीं है। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलने पर ही समाजवाद सफल हो सकता है। बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समाजवाद का रास्ता साफ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में पूंजीवाद और साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनका मानना है कि दोनों व्यवस्थाएं भारत के लिए अनुपयोगी एवं बेकार है। उन्होंने कहा कि केवल समाजवाद ही इन दोनों से छुटकारा दिला सकता है। उन्होंने माना कि पूरा विश्व आज दो अवस्थाओं में जकड़ा हुआ है। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का पूरे विश्व में खूब विकास हुआ है, इसलिए गरीबी, भूखमरी, बेकारी, युद्ध व डर पूरे विश्व की समस्या हो गई है। दुनिया में पूंजीवाद का, साम्यवाद का ज़्यादा प्रचार प्रसार होने से पूरे विश्व में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, युद्ध है, डर है। ये सभी वैश्विक समस्याएं पूंजीवाद और साम्यवाद के प्रचार प्रसार की देन है। डॉक्टर लोहिया का विचार है कि आज पूरा विश्व साम्यवाद और पूंजीवाद के दोषों से पीड़ित है। पूरे विश्व में गरीबी, बेकारी, युद्ध एवं डर को समाप्त करने के लिए एक तीसरी प्रणाली की आवश्यकता है, जिसे हम समाजवादी प्रणाली कहते हैं। पूंजीवाद और साम्यवाद का एक सकारात्मक विकल्प समाजवाद है, जिसमें आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और ग्रामीण सरकार पर बल दिया जाता है, स्थानीय सरकार पर बल दिया जाता है। स्थानीय प्रतिनिधियों को और ज़्यादा आर्थिक राजनीतिक महत्व प्रदान किया जाता है। उनका कहना था कि महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने से समाजवाद के दोषों से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में पूरी तरह से जाति और वर्ग के बीच संघर्ष का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जाति और वर्ग में काफ़ी अंतर है। भारत में हम साम्यवादी विचारधारा को नहीं अपना सकते। साम्यवादी विचारधारा में वर्ग बताए गए हैं, एक संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन वर्ग, जबकि भारत में वर्ग की बजाय समाज जातियों में विभाजित है। उनका विचार है कि जाति भारत में अनुदार ताकत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि दूसरी तरफ वर्ग गतिशील ताकत का। यानी जाति जो है वो अनुदार शक्ति है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वर्ग है वो हमेशा बदलता रहता है। आज कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में है, कल को वो तरक्की करके उच्च वर्ग में जा सकता है, या आज कोई व्यक्ति उच्च वर्ग में है, कल को वो अगर आर्थिक आवश्यकताओं पर पूरा पकड़ नहीं रखता है, नियंत्रण नहीं रखता है, उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो निम्न वर्ग में भी आ सकता है। लेकिन जाति जो है वो जैसी है वैसी ही रहती है। डॉक्टर लोहिया का मानना है कि मानव इतिहास से जाति और वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है। मानव का इतिहास बताता है कि
कहीं पर जाति और कहीं पर वर्ग, दोनों के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। डॉक्टर लोहिया ने जाति एवं वर्ग के संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर वीपी वर्मा ने इस टिप्पणी के बारे में कहा है कि लोहिया का जाति और वर्ग के बीच संघर्ष की जो धारणा है वो परेटो के पट्टेदारों के भूमि के हितों जो समूह का अध्ययन करता है पर आधारित है। तो एक प्रकार से डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भारत में जाति और वर्ग की स्थितियों का अध्ययन करने पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक चिंतन में एशियाई देशों की राजनीति पर भी अपना चिंतन प्रस्तुत किया है कि एशियाई देशों को अब किस तरह से अपनी घरेलू और वैश्विक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में एशियाई देशों की राजनीति के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं व चुनौतियां हैं जो लगभग कॉमन है। उन्होंने कहा कि एशियन राज्यों में परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाया जाता है क्योंकि इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर धर्म और जाति का गहरा प्रभाव है। एशियन राज्यों में धर्म और राजनीति का गहरा गठजोड़ है, इसलिए ये देश राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है। लोहिया का मानना है कि एशियन देशों को धर्म के नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रभाव ने एशियन राजनीतिक व्यवस्था को दूषित किया है। एशियन राज्यों की राजनीति में धर्म का नकारात्मक प्रभाव रहा है और इसीलिए इन राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं जिससे देश की एकता अखंडता नष्ट होती है, अर्थव्यवस्था गिरती है, राजनीतिक संरचना कमजोर होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने एशियन राज्यों को सलाह दी थी कि धर्म के प्रभाव को जो है वो सीमित रूप में करें और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भारत में आरक्षण की राजनीति का समर्थन किया। यह उनके राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक दर्शन का एक केंद्रीय विषय है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक आर्थिक समानता को स्थापित करना है तो समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण देना होगा। उन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्गवाद की समाप्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कार्ल मार्क्स के वर्गवाद ने जातिवाद का रूप, जो कार्ल मार्क्स का वर्गवाद है वो भी जातिवाद का रूप धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने श्रेणीवाद को समाप्त करने की कोशिश की परंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि श्रेणीवाद जातिवाद का रूप धारण कर सकता है। एक विशेष प्रकार की क्लास जो है उसकी एक आगे जाकर के विशेष प्रकार की कैटेगरी कास्ट बन जाती है। उन्होंने अपने निबंध टूवर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट एंड क्लासेज में जातिवादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की नीतियों एवं कार्यक्रमों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत में क्लास सिस्टम मजबूत नहीं है बल्कि कास्ट सिस्टम मजबूत है। क्लास के आधार पर सामाजिक व्यवहार नहीं किया जाता बल्कि कास्ट के आधार पर सामाजिक व्यवहार किया जाता है। क्लास जो है वो गतिशील है जबकि कास्ट जो है कंजर्वेटिव अनुदार है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में अनुसूचित जातियों, महिलाओं, मुसलमानों, ईसाइयों व आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 60% आरक्षण होना चाहिए। तभी देश में सामाजिक समानता आ सकती है, आर्थिक समानता आ सकती है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो स्थापित हो सकती है। अन्यथा समाज के बीच इसी तरह से गैप रहेगा। उनका कहना था कि समाज के वर्ग पूरी तरह हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और इनके समाज के इस वर्ग को दूसरे वर्गों के समकक्ष करने के लिए आरक्षण की बैसाखी की जरूरत है। जब तक इनको सहारा नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये विकसित समाज के बराबर नहीं आ सकते, उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला सकते और पूरे देश के सभी लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सकता। इन लोगों को आरक्षण की जरूरत है। तो आज का हमारा चिंतन था डॉक्टर राममनोहर लोहिया का राजनीतिक दर्शन, उनका राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दृष्टिकोण
राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, कानून के बारे में, राज्य के कार्यों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समाजवादी धारणा के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, डॉक्टर लोहिया का क्या चिंतन था, क्या दर्शन था, उस पर हमने डिस्कस किया। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।